चलो जी, नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कोल गैसिफिकेशन। अभी यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोसेस के लिए पैसा एलोकेट करा है। और ये पैसा पहली बार नहीं करा है, इससे पहले वायबिलिटी गैप फंड दिया गया था प्राइवेट कंपनीज को, वायबिलिटी गैप फंड। अब ये जो कोल गैसिफिकेशन है फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, ये बिल्कुल नई प्रोसेस है। तो अभी प्राइवेट कंपनी ना थोड़ा पैर पीछे खींचती है कि यार अभी तो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, हमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, वायबिलिटी गैप फंड ये पकड़ो, कि तुम सोच रहे हो ना कि प्रॉफिट आएगा, हम दे देते हैं तुमको थोड़ा सा पैसा, आप बस काम करना शुरू करो। पर अब क्या किया इस स्कीम के तहत, पहले जैसे मैं पहले का अमाउंट बता देती हूँ आपको, यहाँ पे लिखा होगा, उसी में एडिशन हुई है ना, ये कितना, हाँ 8,500 करोड़, ये वायबिलिटी गैप फंड के तौर पे दिया गया था। पर जो अभी रिसेंट अप्रूवल आया है ना, ये टोटल 37,500 करोड़ कर दिया है। मतलब अब एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है हमें कोल गैसिफिकेशन, वो 8500 करोड़ वो इसी में ऐड हो जाएगा। तो अब टोटल कितना हो गया आउटले, 37,500 करोड़ रुपए का ये टोटल आउटले है। अब इसमें मेन काम क्या रहेगा, वही कोल डालोगे, सोना नहीं निकलेगा, सिन गैस निकलेगी दोबारा। तो वो जैसे बोला था, मीम बनता है कि हाँ आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। तो ये जो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है, इसमें आप कोल डालोगे और सिन गैस निकलेगी। ठीक है, पहले ही जो चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब कोल और दूसरा लिखा है लिग्नाइट। अब ये कोल और लिग्नाइट का ही क्यों मेंशन करा, क्योंकि इंडिया में देखें तो क्रूड ऑयल तो है नहीं, बहुत ही कम है, मतलब 80% हमारी डिपेंडेंसी तो इंपोर्ट्स के ऊपर ही है। पर कोल की बात करें तो कोल के रिजर्व ठीक ठाक है इंडिया के पास, पर कोल के रिजर्व तो हैं पर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक फॉर्म आती है पीट, ये जो पीट है इसको तो कहीं बोलते हैं ये है ही नहीं कोल की फॉर्म, इतना गया गुजरा है। हाँ एक तरह का पत्थर ही मान लेते हैं, इससे वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होता है, आउटपुट कुछ नहीं निकल के आती। फिर इससे जहां पे कोल की फॉर्म्स को शुरू करते हैं उसको बोल दिया लिग्नाइट। यहां से बोला कि हाँ ये कोल लाइक दिखना शुरू होता है, इसको ब्राउन कोल का टाइटल भी दिया जाता है। फिर लिग्नाइट के बाद आते हैं सब ब्यूटुमिनस। अब जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो ना, क्वालिटी ऑफ कोल बढ़िया होती जा रही है, सब बिटुमिनस। और इसके बाद देखोगे तो आएगा बिटुमिनस, और बिटुमिनस के बाद एंथ्रेसाइट। ये जो ऊपर पिक्चर लगी है ना, ये अच्छे से बुरे की तरफ को लगाई हुई है। ठीक है, पहले एंथ्रेसाइट लिखा है, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, और फिर लिग्नाइट, और फिर पीट। पीट तो बोला कि ऐसे ही है, इतना कुछ नहीं है, इसको तो कहीं कोल कंसीडर करते भी नहीं है। पर आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि पीट से ये कहानी शुरू होती है। बुक्स में कई जगह पे लिग्नाइट से शुरू करते हैं जब कोल की फॉर्म्स बताते हैं आपको। एंथ्रेसाइट ही आपको यूरोपियन यूनियन वगैरह की साइड में ज्यादा मिलेगा, तो मतलब अच्छी क्वालिटी का कोल है। अब अच्छी क्वालिटी कैसे डिसाइड होगी, यहाँ पे वेस्ट ज्यादा निकलेगा, यहाँ पे वेस्ट कम निकलेगा। मान लो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनकी क्वांटिटी जा रही है लगभग 60%, यहाँ आते आते ये 25% तक आ जाएगी, मतलब वेस्ट कम निकल रहा है। अब कोल के रिजर्व तो है इंडिया के पास, पर दिक्कत क्या हुई कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। पर बोला कि कोल गैसिफिकेशन में इसको यूज करना शुरू करते हैं। क्यों, क्योंकि कोल गैसिफिकेशन में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन नहीं निकलता, मिथेनॉल भी निकल के आया था, एसिटिक एसिड भी निकल के आया था। और हमें आज की जो हमारी डिपेंडेंसी है मिथेनॉल को लेके भी, वो थ्रू आउट वर्ल्ड पड़ी हुई है। तो बोला कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, तो इसी वजह से जो कोल गैसिफिकेशन की प्रोसेस है, उस प्रोजेक्ट के लिए 37,500 करोड़ का टोटल आउटले कर दिया गया है। वो पीछे आपने 8500 करोड़ देखा, वो भी इसी में एडेड है, उसी के ऊपर ये पूरा टोटल अमाउंट अब बता दिया गवर्नमेंट ने कि हमें एक्टिव रोल इसमें प्ले करना पड़ेगा। अब कोल गैसिफायर की प्रोसेस कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है, देख के ही गर्मी लग रही है इसको, पर आपको जो पढ़ना है वो ये वाला पढ़ना है। ठीक है, कि एक्चुअल में पेपर के ऊपर ये कैसा दिखता है। ये तो आगे फैक्ट्री वर्कर्स जो वहां पे प्रॉपरली काम करेंगे, उनको ऐसी सिचुएशन कुछ देखनी पड़ेगी। क्या क्या दिख रहा है इसमें, एक तरफ कोल ही कोल पड़ा हुआ है, दूसरा एक चैम्बर सा लगा है, उसमें ये कोल जलाया जा रहा है। और जब जला रहे हैं तो नीचे यहाँ पे देख रहे हो आप आग भी लगी हुई है, और जब आग लगी है आगे यहाँ पे कुछ वेस्ट भी निकल रहा है, वहां पे भी वेस्ट निकल रहा है, कुछ बॉक्सेस भी लगाए हैं अटैच करके ताकि कुछ स्टोर किया जा सके। यही है आपका कोल। एक तरफ आप कोल डाल रहे थे और ये वाली जो पाइप लगी है इसमें सिन गैस को स्टोर किया जा रहा था। अब सिन गैस को पहले क्यों स्टोर करा, इतना बड़ा डब्बा क्यों लगाया सिन गैस के लिए, क्योंकि सिन गैस ज्यादा क्वांटिटी में निकल के आएगी, जो बाकी के आउट मटेरियल्स आएंगे वो कम होंगे इफ कंपेयर टू द सिन गैस। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वही है मशीन लगी हुई, यहाँ पे क्या किया आपने, कोल उठाया, पेट कोक हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकती है कोल की, वो पीट हो सकता है, लिग्नाइट हो सकता है, सब बिटुमिनस या फिर एंथ्रेसाइट, कोई भी फॉर्म हो सकती है। उसको उठाया, वाटर वगैरह के साथ उसको मिल करा, मिक्स करा। मिक्स क्यों करा, ताकि इंप्योरिटी रिमूव करी जा सके। और वैसे भी आपको पता है जब यहाँ पे पायरोलिसिस करवाएंगे तो ऑक्सीजन को थोड़ा सा एब्सेंट किया जाएगा, कम करा जाएगा। रीजन, ताकि ऐसे ना हो सारा आग की एशिस की फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाए, हमें आउटपुट भी तो चाहिए। और आउटपुट क्या क्या रहेंगी, जैसे मैंने बोला मिथेनॉल,
मिथेनॉल को जब आप अज्यूम करते हो तो लिक्विड ही दिखाई दे रहा है ना, तो मतलब वहां पे ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो घटा दी जाती है। टेम्परेचर यहाँ पे ठीक ठाक रहेगा, ये जलना शुरू करेगा और इस मशीन को बोलते हैं कोल गैसीफायर। मशीन का नाम ही कोल गैसीफायर है। ये गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी और कहां पढ़ी थी आपने? हाँ, प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा, ठीक है। अब ये जो कोल गैसीफायर यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें जलाना शुरू किया। अब देखना आउटपुट्स क्या क्या निकल गया है। आगे लगा है पर्टिकुलेट स्क्रबर। स्क्रबर क्या करता है? हैवी मेटल वगैरह है उनको साइडलाइन कर दिया। जैसे बर्तन धोने के लिए भी स्क्रबर का यूज होता है ना, वैसे ये पर्टिकुलेट स्क्रबर है। वो जो छोटे छोटे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 10 वाले निकलेंगे उनको ये फिल्टर आउट करेगा। नंबर 2 आप देख रहे हो यहाँ पे मर्क्यूरी भी निकल रहा है, क्योंकि अब कोल है तो ऐसा तो है नहीं आपको आइडियल कंडीशंस मिलेंगी, तो वेस्ट में सारी चीजें निकल के आएंगी। जैसा खाओगे वैसे ही शरीर आपका बन के आएगा। तो कोल तो ऑब्वियस ही बात है वेस्ट क्रिएट करेगा, तो उसमें से हैवी मेटल भी निकल के आएंगे। एक आ गया मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी जो है अगर एनवायरमेंट में रहेगा तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो इसको पकड़ना भी जरूरी है। पर जो मेन इंग्रेडिएंट्स निकल के आएंगे वो दो थे। एक था आपके पास हाइड्रोजन और दूसरा था कार्बन मोनोऑक्साइड। पर उसी में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन सल्फाइड के ट्रेसेस भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रेसेस भी हैं। तो आपको एक और डब्बा चाहिए होगा, तभी इतने सारे चैम्बर लगे थे इसमें। क्यों लगाए थे? क्योंकि सिन गैस अकेली नहीं आई, सिन गैस के साथ ही इंप्योरिटीज की फॉर्म में और भी बड़ी सारी गैसेस ट्रेसेस की फॉर्म में निकल के आती हैं। अब ये सल्फर वगैरह को रिमूव किया जाएगा। सल्फर के तो और भी फिर इंडस्ट्रियल यूजेस आ गए। तो आपने क्या किया? यूज सिर्फ कोल को किया था, पर कोल से आपके पास कुछ ऐसी आउटपुट्स निकल के आई जिनको किसी और ऑल्टरनेटिव मेथड में आप यूज कर सकते हो। अच्छा, थोड़ा और आगे जाओ। ये अब क्या हुआ? सिन गैस को हमने क्लीन आउट कर दिया। क्लीन कैसे करा? क्योंकि पर्टिकुलेट स्क्रबर के अंदर ये जो इंप्योरिटीज निकल के आई थी इनको हमने कैप्चर कर लिया। फिर कैप्चर करेंगे, फिर इनको भी फिल्टर आउट करा जाता है कि सल्फर इंडस्ट्री वालों को बेच दो, वो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना लेंगे। मर्क्यूरी का भी तो यूज रहता है। कहाँ कहाँ पे देखा है मर्क्यूरी? थर्मोमीटर में देखा है। ब्लड प्रेशर वाला मशीन तो अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो मर्क्यूरी की उतनी जरूरत नहीं रही। लैब्स में बहुत ज्यादा मर्क्यूरी का एक्टिव रोल रहता है। तो ये फेंका नहीं जाएगा, इसको उन इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिया जाएगा। मतलब आउटपुट ठीक ठाक निकल के आ रही है। नेक्स्ट आता है आपका मिथेनॉल प्लांट। अब मिथेनॉल बिना लैब्स चलेंगी नहीं आपकी, मिथेनॉल नहीं है, इंडस्ट्री चलेगी नहीं, मिथेनॉल नहीं है। मिथेनॉल के बारे में सुना है? हूच ट्रेजेडी। वो इथेनॉल की जगह मिथेनॉल पी लेते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रिंकेबल जो फॉर्म होती है वो इथेनॉल है, कहीं मिथेनॉल ही पी लेते हैं। पता नहीं होता ना पूरा, कईयों ने इथेनॉल को ही डीनेचर करा होता है, मतलब इथेनॉल का नेचर बिगाड़ दो, उसमें मिथेनॉल पिरिडीन ये चीजें डाल दी जाती है, फिर वो ड्रिंकेबल नहीं बचता। अब देखो यहाँ पे मिथेनॉल आ गया। अब बोला कि मिथेनॉल के लिए एक अलग से चैम्बर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मिथेनॉल हमें इंडस्ट्रियल यूज के लिए चाहिए, और जब हमने ये कोल गैसिफिकेशन करी तो उस केस में क्या हुआ? मिथेनॉल भी प्रोड्यूस हुआ था, तो मिथेनॉल को भी एक्सट्रैक्ट कर लो। देन मिथाइल एसीटेट है, एसिटिक एसिड है, सारे नहीं भी है याद। एसिटिक एनहाइड्राइड, ये वाला आपने सुना होगा। एसिटिक एसिड कहाँ पे यूज होता है? वो एसीटोन होता है, सिरका 8% जो होता है उसमें एसिटिक एसिड ही डला होता है, बाकी वाटर होता है। तो आप क्या देख रहे हो कि मतलब एक कोल से आपने इतनी सारी आइटम्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि अब इस पे पैसा लगाने का टाइम आ गया है, और ये जो 37,500 करोड़ रुपए का है ये हम आउटले अप्रूव कर रहे हैं, ताकि ये कोल गैसिफिकेशन को बूस्ट दिया जा सके। अब जो मेजोरिटी रहेगी अगेन वो गवर्नमेंट ही देखेगी चीजों को, पर प्राइवेट कंपनी, अगर आपको एक्शन फटाफट से लेना है तो प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। लग गया पता कोल गैसिफिकेशन का? आउटपुट्स इसके क्लियर है? थोड़ा सा रीड करो। अब टारगेट क्या है? तो 25 गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इंसेंटिवाइज करना है, मतलब उनको पैसा देना है। और टारगेट गैसिफिकेशन कितनी है? 75 मिलियन टन ऑफ कोल और लिग्नाइट, इतना चाहिए होगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो कोल की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। अभी वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हम सबसे कॉमन चीज यूज करते हैं जनरेशन में, वो भी क्या है? कोल। अब उससे तो हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देखी आपने, जियोथर्मल देखी। अब यहाँ पे जो कोल गैसिफिकेशन है, इसकी वजह से जो कोल का डिमांड है वो दोबारा से सर्ज भी कर सकता है, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्म्स हैं वो कोल और लिग्नाइट हैं। आने वाले टाइम में आप सुनोगे कि अभी तो इंडिया अपने ही रिजर्व्स यूज कर रहा था, कोल लिग्नाइट, ये जो आपने फॉर्म्स देखी, पर कोल भी लिखा हुआ है। तो बाहर से जब कोल आएगा जो बेटर क्वालिटी का होगा तो उसमें आउटपुट और भी बढ़िया निकल के आएगी। तो ये जो आपने सारे बाय प्रोडक्ट्स देखे ना, ये और अच्छे से इंप्रूव होंगे। चलो एनीवेज 75 मिलियन टन कोल और लिग्नाइट, इतना गैसिफिकेशन के प्रोसेस में हम यूज करेंगे, लगभग इतने कोल को टारगेट करा है। बाकी न्यू स्कीम में वो जो 2024 में वायबिलिटी गैप फंड दिया गया था 8500 करोड़ का, अब ये टोटल उसमें डाल दिया है, जो 37,500 करोड़ का आपने आउटले देखा। ऑब्जेक्टिव क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस करना है,
और जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है एलएनजी के ऊपर, यूरिया, अमोनिया, मिथेनॉल, एक तो ये रिड्यूस करनी है, पर ये रिड्यूस तभी होगी जब आपके पास ऑल्टरनेटिव अपने घर के अंदर प्रेजेंट होंगे, तभी तो आप इसको रिड्यूस कर पाओगे। तो इसी वजह से बोला कि वेस्ट एनर्जी, जो वेस्ट एशिया में एनर्जी क्राइसिस हो रखे हैं, उसकी वजह से हमारे सारे सेक्टर हिट हुए हैं लगभग। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा चीजें हम खुद बना सके उतनों पे फोकस करना है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? तो क्रूड ऑयल इंडिया के पास लिमिटेड है, नेचुरल गैस के रिजर्व्स इंडिया के पास लिमिटेड हैं, इसके अलावा हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी रहती है, और बाकी वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व अगर देखें तो वो इंडिया में लाया करता है। मतलब कोल के रिजर्व अपने पास ठीक ठाक है, और वेट में देखें तो 389 बिलियन टन्स। पर ये जो फॉर्म्स हैं, ये कौन से वाली आ गई आपके? लिग्नाइट के आसपास की हैं, जो कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट स्टिल रिजर्व हमारे पास ठीक ठाक प्रेजेंट है। कोल गैसिफिकेशन क्या करता है? कोल को सिंथेसिस गैस यानी कि सिन गैस के अंदर कन्वर्ट करता है। और कौन सी प्रोसेस है? तो थर्मो भी और केमिकल भी, थर्मोकेमिकल, टेम्परेचर का भी रोल रहा, केमिकल्स का भी रोल रहा, तो दोनों तरह की प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये तो मेन इंग्रेडिएंट है, पर कल को स्टेटमेंट में लिखा हो कि ट्रेसेस और चीजों के भी निकल के आते हैं, तो ट्रेसेस भी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, इवन हाइड्रोजन सल्फाइड आपने देखा, ये भी निकल के आती हैं इसमें। तो ओनली लिखा होगा वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ओनली नहीं आएगा कभी भी। सिन गैस में से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, पहले तो इसको निकालना है, इसको कंबस्टिबल बनाना है पहले। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यूज कहां पे होगा? फ्यूल की फॉर्म में। वो हम वैसे भी खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इसी वजह से बोला कि कोल गैसिफिकेशन अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो सिन गैस में ओवरऑल कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी किसी काम की नहीं है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर दोबारा से हाइड्रोजन वगैरह को रिएक्ट अगर करवाएंगे तो जाके कहीं मीथेन बनेगा, या मिथेनॉल वगैरह आप प्रोड्यूस करवा सकते हो। पर अदरवाइज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक होती है एनवायरमेंट में। एंड आपने एक दिन पढ़ा भी था कि कुछ बर्ड्स हैं, कैनरी आइलैंड्स पे बर्ड्स हैं, वहां पे कोल की माइंस है, अब याद नहीं है मेरे को, लगता है वहां पे कोल माइंस हैं। अब ध्यान रखना होता क्या है, ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हैं उस नेचर में, उनको पहले ही पता लग जाता है कि एनवायरमेंट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रखी है। इससे पहले ह्यूमंस को चक्कर पड़े, बर्ड्स को पहले ही पता लग गया होता है। ठीक है, चलो एनीवेज, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल गई, हाइड्रोजन भी, और मेन जो ये खेल है सारा सिन गैस का, वो हाइड्रोजन के पीछे रिवॉल्व कर रहा है। जब कोल गैसिफिकेशन इंडिया में आई भी थी ये टेक्नोलॉजी, तो हमने इसको हाइड्रोजन के लिए ही यूज करना था। मतलब हाइड्रोजन हमें महंगी पड़ रही थी, तो बोला कि चलो इसमें कोल का ही यूज करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेते हैं। और इवन ये वाली हाइड्रोजन जो कोल गैसिफिकेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, कौन सा कलर लगा था उसको? ब्राउन। वेरी गुड, ब्राउन हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इतने सारे पॉल्यूटेंट भी निकल के आ रहे हैं, तो इसको ब्राउन हाइड्रोजन भी बोलते हैं। बाकी सिन गैस का और कहां कहां पे यूज रहेगा? तो ये रहा आपका सिंथेटिक नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी, वहां पे तो हाइड्रोजन को हम देख रहे हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और साथ में जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा मिथेनॉल आ गया, इथेनॉल आ गया, फर्टिलाइजर अमोनिया आ गया, देन केमिकल्स आ गए। तो इन सारी चीजों को आप सिन गैस का यूज करके बना पाते हो। बाकी टाइप्स कैसे कैसे रहते हैं कोल गैसिफिकेशन के, और जो इंडिया ने आउटले करा है वो कौन से टाइप की गैसिफिकेशन को प्रमोट करेगा? आपको क्या लगता है, एक दिन आपने ऑक्सीमोरोन करके एक टर्म पढ़ी थी? नहीं, अभी ब्राउन रंग का तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो दिख गया पूरे प्रोसेस में ब्राउन हाइड्रोजन ही निकल के आया। एक होती है सरफेस, एक होती है अंडरग्राउंड। जो सरफेस है, मतलब आपके जो रिएक्टर वगैरह लगे होंगे सारे, वो कहाँ पे होंगे? जमीन के ऊपर। मतलब ये जो चैम्बर मैंने आपको शुरू में इमेज दिखाई थी, सारा कहाँ पे लगा है? सरफेस। मतलब जो सिन गैस होगी वो अंडरग्राउंड ही प्रोड्यूस हो जाएगी। एक आते हैं, सॉरी, सरफेस पे प्रोड्यूस हो जाएगी, एक आते हैं अंडरग्राउंड। जो कोल होगा वो सिन गैस में कन्वर्ट तो होगा, पर जमीन के नीचे। अब बताओ इंडिया ने कहाँ पे फोकस किया होगा? सरफेस, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाली है और ज्यादा टेक्निकली ड्रिवन है। प्राइवेट कंपनी तो फिर बोलेगी मैं गया, तो यहां पे बोला कि हम पहले किसको फोकस करेंगे? सरफेस गैसिफिकेशन। नेचुरल गैस, मतलब जो आपने टाइप्स पढ़ी थी ना, सीएनजी, एलएनजी वगैरह, उन्हीं के लिए कंबाइंड टर्म है सिंथेटिक। अरे नेचुरल गैस वो कॉम्पोजिशन दिखाता है। हाँ, और नेचुरल गैस इसलिए बोला था कि जो सोर्स आपको नेचर से मिलते हैं वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो इस वजह से था वो। अच्छा, ये वाला देख लेना, सरफेस गैसिफिकेशन, मतलब कोल को आपने माइन करा, माइन करने के बाद जो कोल गैसिफिकेशन के चैम्बर लगे थे, पार्टिकुलेट मैटर के स्क्रबर लगे थे, वो जमीन पे लगे होंगे। तो जब जमीन पे लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वेस्ट कहाँ जाएगा? हवा के अंदर। पर जब अंडरग्राउंड ये प्रोसेस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सारा कहाँ पे रह जाएगा? जमीन के ही अंदर। तो ये वाली एनवायरमेंटली ज्यादा फ्रेंडली होती है, पर इंडिया इसको यूज नहीं कर रहा है। इंडिया किसको यूज करेगा? सरफेस गैसिफिकेशन, क्योंकि अभी पाइनियर है। तभी बोला कि जो माइनिंग है और आपका जो नेट जीरो एमिटर बनने का सपना है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। वो इसी रीजन की वजह से बोला था। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स अंडर स्कीम। 20% जो प्लांट और मशीनरी कॉस्ट होगी वो फाइनेंशियल इंसेंटिव की फॉर्म में दी जाएगी। मतलब प्राइवेट कंपनीज को ठीक ठाक सपोर्ट रहने वाला है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड पर प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपया यहाँ पे यूटिलाइज करा जाएगा। टोटल जो 25 गैसिफिकेशन प्लांट बोले हुए हैं। बाकी
ये अज्यूम करा गया है, अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। 2.523 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी शायद, और एनुअल रेवेन्यू इसमें से 6,300 करोड़ रुपीस का हो जाएगा। और प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, तो लगभग 4 से 5 साल लगेंगे, मतलब पूरा जब हम इसको अचीव कर पाएंगे। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट अगर अभी देखें तो एक ही ऑपरेशनल प्रोजेक्ट आपको दिखेगा जो कि अंगुल ओडिशा में है, जिंदल स्टील लिमिटेड, ये इंडिया का ओनली गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट इस टाइम पे लीड कर रहे हैं। ये अंकुर वाले के साथ कंफ्यूज नहीं करना, जो प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा के केस में आपने देखा था, वो कहीं ना कहीं वहां पे आप बायोमास कोल नहीं यूज कर रहे थे, वहां पे प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा को यूज कर रहे थे, और वैसे भी वो पायलट प्रोजेक्ट है अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे जिंदल स्टील लिमिटेड यही ऑपरेट कर रहे हैं इसको। और मेजर सीपीएसयू मतलब जो सेंटर के अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जहां पे मेजॉरिटी स्टेक किसका रहेगा, सरकार का। 51:49 वाला रेशियो आप अज्यूम कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के पास रहेगी, और जो प्रॉफिट होगा प्राइवेट कंपनी को बोल देंगे, आप देखो अपने हिसाब से, पर स्टेक किसके ज्यादा है, गवर्नमेंट के। तो इसके अंडर ओडिशा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, कोल इंडिया लिमिटेड ने ऑलरेडी इनके साथ कुछ साइन कर रखे हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें चलेंगी। दैट्स ऑल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है, और सीधा सा पूछा था, बड़ा ही सीधा सवाल था कि कोल गैसिफिकेशन के आउटपुट में क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। पता नहीं 24 में था मेरे ख्याल से, क्योंकि कोल गैसिफिकेशन हमने करा था उस टाइम भी, तो उसमें यही था, मिथेनॉल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो ऑल ऑफ द अबव ही थे, सारे ठीक थे, मतलब लिखे हुए सारे आउटपुट लिख दिए थे। ये कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जो काम कर रही है सीपीएसयू, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और जो पीछे लिखा था ना ये वाला, ओडिशा का जो अंगुल रीजन है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो कोल गैसिफिकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये वाले सीपीएसयू जो कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल है, तो इसी तरह से ये प्लांट्स एक्सपांड होंगे।